हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी पार्ट 2 ज्योग्राफी का पर्यावरण का पार्ट 2 जो था, जिसमें अपन प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं अपने, उनकी आखिरी ऑनलाइन क्लास है और अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था पिछली बार। अब अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है कि कौन सी जगह पे कैसा तापमान, कैसी नमी पाई जाएगी, बारिश कैसी पाई जाएगी, उस पर निर्भर करता है कि वहाँ के पेड़ पौधे कितने बड़े बड़े होंगे, छोटे होंगे या नहीं होंगे। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ के पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं, वहाँ जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो जंगल कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो और गर्मी कम पड़ती हो। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, यानी कि बारिश कम होती जाती है जिन इलाकों में, वहाँ वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। पेड़ कम पाए जाएंगे और छोटे पाए जाएंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। जहाँ पे बारिश सामान्य होती है, ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे छोटे पेड़ होंगे और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। तो ये दूसरा हो जाएगा, उन जगहों को घास स्थल कहते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान। यहाँ पे झाड़ीदार पेड़ पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत कम होती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी तरह सतह वाली होती हैं। ठीक है, तो अब जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि नीचे से पानी उनको पीना पड़ता है। ज़मीन में काफ़ी नीचे पानी होता है, ऊपर होता नहीं है। और पत्तियाँ कांटेदार होती है। क्यों? कांटेदार पत्तियों से उन पेड़ में से क्या होता है, जल वाष्पित होकर ऊपर नहीं उड़ता। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, तो वाष्पित होकर अगर उड़ गया तो पेड़ तो वैसे सूख जाएगा। इसलिए कांटेदार पत्ती होती है और मोमी सतह, यानी एकदम चिपचिपी सतह होती है, ताकि उसमें से पानी निकल के ना जा सके। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। और टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे 6-12 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, सूरज भी नहीं आता। जो हमारे जो ध्रुवीय देश है, जैसे अंटार्कटिका वगैरह हो गए, तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको टुंड्रा कहते हैं, जैसे मॉस और लाइकेन। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के लिए पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों को वृक्ष काट दिए गए हैं, और ज़्यादा फसल उगाने के लिए वृक्षों को काट कर उसके क्या बना दिए? खेत बनाकर खेती करने लगे लोग। विश्व भर में वनों का आवरण तेज़ी से समाप्त हो रहा है और वन जल्दी से जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। जंगलों को बचाने की तुरंत ज़रूरत है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को हम कैसे बचा सकते हैं? वन हमारी संपदा है, हमारी एक प्रॉपर्टी है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं उनका घर तो क्या है? जंगल ही तो है। और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं, मतलब हमारे परितंत्र का जो बैलेंस है वो बनाकर रखते हैं, संतुलन बना के रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुके हैं। तो एक तो जलवायु, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है जिसके कारण जंगल खराब हो रहे हैं, और इंसान भी जंगलों को काट रहा है। इसके कारण जंगली जानवरों के घर क्या होते जा रहे हैं? नष्ट खत्म होते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकटापन्न और कुछ लुप्त होने के कगार पर, और कई ऐसे जीव जंतु हैं जो नष्ट होने की कगार पर है, धरती से विलुप्त होने के कगार है। क्यों? क्योंकि उनके पास रहने के लिए जंगल ही नहीं है। वनोन्मूलन, यानी कि जंगल को बढ़ाना। वनोन्मूलन, जंगल काटना। मृदा अपरदन, मिट्टी की उपजाऊता नष्ट हो जाना। निर्माण कार्य, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाना। दावानल और भूस्खलन यानी मिट्टी का ढह जाना। ये कुछ ऐसे मानव और प्राकृतिक कारक हैं जिनके कारण महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे जंगल वगैरह हो गए। आज जंगली जानवर, आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। और एक ऐसा भी एक कारण है कि जो जानवरों का इल्लीगली, गैर कानूनी तौर से लोग बाग शिकार करते हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या
में तेज़ी से कमी आई है। कुछ प्रजातियाँ क्या हो रही, तेज़ी से कम होती जा रही, जैसे अपने शेर वगैरह हो गए। पशु की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों को एकत्रित करके गैर कानूनी व्यापार किया जाता है और बिना अधिकार के शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैकबक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर है, इनको लोग बाग मार कर इनके बॉडी के हिस्सों को बेचकर गैर कानूनी धंधा करते हैं। तो इनका संरक्षण लोगों में जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए। सरकार ने कई जगहों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभयारण्य या जैव मंडल निश्चय में तब्दील किया है, जहाँ पे कोई भी लोग पेड़ों को नहीं काट सकता, जीव जंतुओं को नहीं मार सकता, ताकि पेड़, वनस्पति और वन्य जीवन बच सकें। सकड़ी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। कि घाटियाँ, झीलों और आर्द्र भूमि को बचाएंगे तभी पेड़ पौधे, जंगल बचेंगे। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगर सभी जीव जंतुओं को अगर अपन बराबर मात्रा में रखेंगे तो विश्व में अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। भाई इंसान ने प्रदूषण फैला दिया, पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, जिससे पूरा सिस्टम ही क्या हो गया, उथल पुथल हो गया है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण ये तो बिल्कुल या तो वे विलुप्त हो गए हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। कई पेड़ पक्षी थे जो पहले मिलते थे लेकिन अब नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं है। पेड़ पौधे नहीं है तो वो मरते जा रहे हैं। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंधी हो गया। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए। भाई कई ऐसे प्रोग्राम सरकार को चलाने चाहिए जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाएं, वनों को बढ़ाया जाए, काटने से लोगों को रोका जाए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। और बच्चों को भी प्राकृतिक जगहों पर लेकर जाना चाहिए ताकि वो प्रकृति के महत्व को समझ सकें और आगे जाके बड़े होकर वे भी प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाएँ। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, यानी कोई मारेगा तो उसको सज़ा हो जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय परपाटी एक संस्था है CITES, ठीक है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेंड एंड इंटरजेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। ये सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप इनका व्यापार नहीं कर सकते। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य। हम सभी नागरिकों को मिलकर पेड़ पौधों को, जानवरों को बचाना चाहिए। तो यही बच्चों हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। अगली क्लास में आपको इसके प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।